कहानी 2020 की है, फरवरी का महीना है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु इलाके में एक जगह है जिसका नाम है कदुर। इस कदुर इलाके में एक डॉक्टर फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में डॉक्टर रेवंत, ये एक डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर, और इनकी वाइफ जिनका नाम कविता, 31 साल की कविता, 35 साल के डॉक्टर रेवंत, और इनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बेटा और एक 6 महीने की बेटी। परिवार खुशहाल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे लोग थे, पड़ोसी भी खुश थे। लेकिन 17 फरवरी 2020 की शाम अचानक डॉक्टर रेवंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और वो बेतहाशा रो रहे हैं और पुलिस को कहते हैं कि किसी ने उनकी बीवी का कत्ल कर दिया। अब तक पड़ोसी भी घर में पहुंच चुके थे, पुलिस की टीम भी पहुंचती है। अब पुलिस घर में जाती है और देखती है कि एक लाश पड़ी है। पता चला ये लाश डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता की है। गले पे कट का निशान था, चाकू मारा गया था, साफ पता चल रहा था। घर के सामान अस्त व्यस्त थे। पुलिस ने सब कुछ देखा, पहली नज़र में साफ हो गया कि ये मामला लूटपाट का है। पुलिस ने लाश को अस्पताल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर साहब की हालत ठीक नहीं थी क्योंकि बीवी की मौत हुई, इस तरह से वो बेहद सदमे में थे। फिर भी पुलिस ने उनसे पूरी जानकारी ली, उन्होंने सारी डिटेल बताई। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। 17 फरवरी को कविता की मौत हुई थी। 5 दिन बीत जाते हैं, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। 5 दिन बाद 22 फरवरी को इसी कदुर इलाके में कोई शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की लाश पड़ी है। कुछ चश्मदीद थे जिन्होंने बाद में, जब पुलिस मौके पे पहुंची और रेलवे पुलिस पहुंची, तो उन्होंने बताया कि एक ट्रेन आ रही थी और ये शख्स अचानक उस ट्रेन के सामने कूद पड़ा। मतलब चश्मदीदों के हिसाब से मामला खुदकुशी का था। पुलिस पहुंचती है, लाश कब्जे में लेती है। लाश की शिनाख्त होती है डॉक्टर रेवंत के तौर पर। वही डॉक्टर रेवंत जिनकी वाइफ कविता की मौत 5 दिन पहले हुई थी। अब पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है। लाश के साथ जेब से मोबाइल फ़ोन बरामद होता है। पुलिस उस मोबाइल को चेक करती है। एक आखिरी कॉल जिस पे था, आमतौर पर यही होता है मोबाइल में, लास्ट कॉल पे पुलिस या जो भी हो, अननोन अगर कोई इस तरह मिलता तो कॉल करता है। तो एक आखिरी कॉल किया था डॉक्टर रेवंत ने। नाम लिखा था मोबाइल पर, नाम के साथ वो मोबाइल नंबर सेव था। नाम था हर्षिता सुदर्शन। पुलिस ने उस लास्ट कॉल पे कॉल कर दिया। पुलिस ने जब लास्ट में कॉल किया तो उधर से उस वक्त कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने कहा थोड़ी देर के बाद करते हैं। अब इसके बाद भी उधर से कॉल नहीं आ रहा है। फिर पुलिस ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपनी एक टीम भेजते हैं, ये जो लास्ट कॉल है इसके पते पे। अब ये जो फ़ोन नंबर था और जो ये पता था, ये बेंगलुरु का था, बेंगलुरु के आरआर नगर का। अब पुलिस की टीम रात को ही निकलती है, शाम को ये मौत हुई थी। पुलिस की टीम आरआर नगर पहुंचती है, इस नंबर का जो पता था हर्षिता का, उस घर पहुंचती है। बट वहाँ पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ तो ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है। पता चलता है कि हर्षिता नाम की जो महिला जिसकी तलाश में पुलिस गई थी वहाँ, उसने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। अब ये खबर जब चिकमंगलुरु पहुंची तो पुलिस परेशान, हैरान। एक साथ एक कत्ले के बाद 2 अलग अलग मौत। पहले डॉक्टर जो रेवंत है उनकी पत्नी का, कविता का, फिर खुद डॉक्टर रेवंत की लाश रेलवे ट्रैक से, और उसके बाद एक बेंगलुरु में हर्षिता नाम की लेडी की लाश, जिसको लास्ट कॉल डॉक्टर रेवंत ने किया था। अब सवाल ये कि इन तीनों कत्ल का, या तीनों मौत का बल्कि कहें, 2 तो इसमें खुदकुशी है अभी तक, आपस में क्या रिश्ता, कनेक्शन। अब पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की। ऑलरेडी पुलिस डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता जो मामला था कत्ल का, उसकी जांच कर रही थी। पुलिस ने डॉक्टर रेवंत के सारे बयान जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे 5 दिन के अंदर अंदर अपनी पत्नी की मौत के बाद, वो निकाले, पढ़े। फिर इसके बाद आईओ से बात हुई तो पता चला कि जब डॉक्टर कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ लिखी थी। उसमें लिखा था कि कत्ल जो हुआ है वो तो
गहरे चोट और खून बहने की वजह से हुआ और गले पे मार था। लेकिन उनके शरीर पर पेट के नीचे 2 स्पॉट टाइप के मिले और वो 2 ऐसे थे जहाँ पे शायद इंजेक्शन दिया गया था। और जो उसके बाद उस रिपोर्ट में सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ये वो थी कि ये जो इंजेक्शन थे दोनों, ये शायद एनेस्थीसिया का था। अब पुलिस ने डॉक्टर साहब के बयान को फिर से पढ़ना शुरू किया जो डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी की मौत के बाद दिया। तो उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया था वो ये था कि वो उस दिन दोपहर करीब 1-2 बजे निकले घर से और फिर शाम को लौटते हैं तो देखते हैं कि घर में बीवी की लाश पड़ी है, बेटी उसके पास है और सामान बिखरे पड़े थे। उसके बाद उन्होंने घर की अपनी तलाशी ली तो जेवर और कुछ और चीज़ें और कैश करीब 4 लाख रुपए के कुल सामान गायब थे। तो ये काम लुटेरों का है। अब ये उनके बयान है। तो पुलिस ने भी ये माना कि लुटेरों ने कत्ल किया है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, लेकिन अब तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी उसमें कई चीज़ें निकल कर सामने आई। पहली, ये जो 2 इंजेक्शन लगाए गए थे, अगर ये लुटेरों का काम है तो लुटेरे जो आते हैं वो सीधे कत्ल करते हैं। वो इतनी बारीकी से ध्यान नहीं रखते कि ये करें और ये ना करें। उस घर से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब है जो भी कातिल है उसने बड़ी होशियारी से दस्ताने भी पहन रखे, अपने पैर के भी निशान नहीं छोड़े। लुटेरा और बाहर से जो आएगा वो इतना ख्याल नहीं रखता है, वो अचानक सब कुछ करता है। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कविता की मौत का वक्त था वो था 3:30 से 4:30 के दरमियान दोपहर, 17 फरवरी। इस टाइमिंग ने भी चौंकाया। क्यों, आगे बताएंगे। और इसके अलावा 5वां, पुलिस ने डॉक्टर रेवंत के घर के आसपास के तमाम CCTV फुटेज को जब खंगाला तो खुद पुलिस भी चौंक गई। अब ये 4-5 चीज़ें ऐसी थीं कि पुलिस को एक चीज़ का यकीन हो गया कि कातिल कहीं बाहर से नहीं आया, कातिल घर का है। अब घर में सिर्फ 4 लोग, डॉक्टर रेवंत, उनकी पत्नी कविता, 10 साल का बेटा, 6 महीने की बेटी। अब कुछ स्टेटमेंट जो है वो लगा पुलिस को कि डॉक्टर रेवंत ने झूठ बोला। शक डॉक्टर रेवंत पर आया। पुलिस ने कहा कि चलो बीवी की मौत हुई है, सदमे में है, थोड़ा वक्त देते हैं। 3 दिन बीत गए थे। चौथे दिन यानी कि 21 फरवरी, कविता की मौत के 4 दिन के बाद, 17 फरवरी को कविता की मौत हुई, 4 दिन बाद पुलिस ने डॉक्टर रेवंत को बुलाया और उनसे कुछ पूछताछ की। पुलिस ने उनके सामने कुछ फैक्ट्स रखे। उन्होंने कहा कि आप फिर से जो भी याद है आप 17 फरवरी की घटना सुनाएं। डॉक्टर रेवंत ने पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं 17 फरवरी को दोपहर घर से निकला, अपने बेटे को स्कूल लेने गया, बेटे को स्कूल लेकर घर आया और फिर गाड़ी में बैठकर मुझे कुछ ज़रूरी काम था, मैं चला गया। बेटे ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ पापा ने सही कहा, लेकिन उसने कहा कि जब मैं घर आया तो मुझे मम्मी दिखाई नहीं दी थी। बेटे ने एक और चीज़ बताई। उसने कहा आज से पहले यानी 17 फरवरी से पहले कभी पापा स्कूल मुझे लेने नहीं आए। अक्सर दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद मेरी मम्मी ही मुझे लेने आती थी। आज पहली बार मैं खुद चौंक गया जब पापा को देखा। तो पापा क्यों गए, मम्मी क्यों नहीं गई। दूसरा, जो डॉक्टर साहब का बयान था उसमें यह था कि वो 2:30 बजे से पहले निकले घर से और फिर शाम को आए करीब 5, 5:30 के बाद, और इसी दरमियान में सब कुछ हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि 3:30 से 4:30 के दरमियान कत्ल हुआ। नंबर 2, जो CCTV फुटेज है उसमें दोपहर 2:30 से लेकर 7 बजे के दरमियान डॉक्टर रेवंत के अलावा उस घर में न कोई और आया और न गया, कोई बाहरी शख्स नहीं था। CCTV कैमरा सही जगह पे लगा हुआ था। तो अब ये था कि कोई बाहर से आया नहीं तो कत्ल क्यों करेगा। बेटे का माँ को ना देखना, पापा का स्कूल लेने जाना, अब ये सारी चीज़ें पुलिस को परेशान करने लगी। डॉक्टर साहब से उन्होंने उस दिन ये पूरा स्टेटमेंट लिया, पूछताछ की और फिर कहा ठीक है अब आप अगले दिन आइएगा, यानी 22 फरवरी को। अब डॉक्टर रेवंत को 22 फरवरी को जाना था पुलिस के पास। पुलिस इंतज़ार कर रही है, पर डॉक्टर रेवंत 22 फरवरी को पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते। वो सीधे इसी कदूर इलाके में एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन के सामने जाकर छलांग मार देते हैं। कोई सुसाइड नोट नहीं, कुछ नहीं, उनकी जान चली जाती है।
अब पुलिस की इंट्रोगेशन और पुलिस का जो शक है अभी तक दुनिया को पता नहीं, ना पड़ोसी को, न रिश्तेदार को, इवन न कविता के घर वालों को। अब कविता के घर वाले, कविता के भाई, उनके माँ बाप ये सोच रहे हैं कि जो डॉक्टर रेवंत हैं वो अपनी बीवी की मौत से इतने सदमे में थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। जिसने भी सुना उन्हें और भी ज़्यादा अफसोस हुआ, पड़ोसियों को भी, कि एक पत्नी की मौत के बाद पति ने सदमे में खुदकुशी कर ली। अब इधर पुलिस की तफ्तीश कुछ और कह रही है और पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। अब मौत हो गई, पुलिस ने जब मोबाइल बरामद किया तो उसमें आखिरी नंबर जो डायल था वो देखा हर्षिता का है। अब हर्षिता की तलाश में बेंगलोर पुलिस पहुंची तो पता चला कि कुछ देर पहले हर्षिता ने भी खुदकुशी कर ली। तो अब सवाल ये था कि कविता के कत्ल, डॉक्टर रेवंत की खुदकुशी और बेंगलोर में बैठी हर्षिता की खुदकुशी के आपस में क्या रिश्ते थे। तो इन रिश्तों का जवाब पहली नज़र में तो पुलिस को डॉक्टर रेवंत के मोबाइल ने ही दे दिया। 22 फरवरी को सबसे ज़्यादा कॉल लगातार डॉक्टर रेवंत ने हर्षिता को किया था। शाम को आखिरी बार उन्होंने जो लास्ट कॉल किया और उसी वक्त ट्रेन के आगे छलांग लगा दी और उसके कुछ घंटे के बाद बेंगलोर में हर्षिता फांसी के फंदे से झूल जाती अपने घर में। अब क्यों? तो इसके बाद जब तफ्तीश हुई तो पूरी कहानी सामने आई। हालांकि हर्षिता के सुसाइड नोट ने भी इस कहानी को खोलने में मदद की। हर्षिता ने बेंगलोर में जब खुदकुशी की तो उसने खुदकुशी के पहले एक सुसाइड नोट लिखा और लिखा कि मैं अपने पति से परेशान हूँ, मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है और इस वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ, मेरी मौत के लिए मेरा पति जिम्मेदार है। अब जब ये सुसाइड नोट मिला, बेंगलोर की पुलिस पहुंची आरआर नगर की, तो उसने इस सुसाइड नोट की बिना पर हर्षिता के पति, जिसका नाम सुदर्शन है, उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुदर्शन ने उधर कुछ और कहानी सुनाई। उसने कहा कि हाँ, हमारी मियाँ बीवी में झगड़ा होता था लेकिन उसकी मैं मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो पुलिस ने पूछा क्यों झगड़ा होता था? उसने कहा कि असल में मेरी बीवी का एक डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था और मुझे ये बात मालूम थी और मैं उसे अक्सर टोकता था और इस बात पे वो लड़ती थी। तो उसने उस डॉक्टर का नाम बताया। वो डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर रेवंत था। अब ये बात बेंगलोर की पुलिस ने चिकमंगलुरु पुलिस से कंफर्म किया कि कोई आपके यहाँ ऐसे डॉक्टर रेवंत हैं, कोई ऐसा कत्ल हुआ है। बेंगलोर, इधर चिकमंगलुरु की जो पुलिस है वो भी चौंक गई कि ये क्या बात है। तो फिर दोनों पुलिस आपस में मिली, जो उधर के इनपुट थे, जो इधर के इनपुट थे, वो सारी चीज़ें, फिर फ़ोन डिटेल, फिर बयान, और उसके बाद पूरी कहानी साफ़ हुई। कहानी ये कि डॉक्टर रेवंत की शादी करीब 12 साल पहले, 11 साल पहले हुई थी कविता से। दोनों के 2 बच्चे, एक 10 साल का बेटा, एक 6 महीने की बेटी। ये अपना कदूर में रहते थे, डेंटिस्ट थे, दांतों का इलाज करते थे। उधर दूसरी तरफ बेंगलुरु में हर्षिता रहती थी। हर्षिता की शादी जो हुई वो एक सुदर्शन नाम के शख्स से, और इन दोनों के एक औलाद थी। अब हर्षिता का एक रिश्तेदार कदूर में रहा करता था। कदूर में रहने के दौरान अक्सर हर्षिता कदूर आती और अपने उस रिश्तेदार के घर ठहरती। उसी घर के आसपास डॉक्टर रेवंत का घर था, वो यहाँ पे कविता के साथ रहते थे। अब जब भी हर्षिता छुट्टी पे आती या उस रिश्तेदार के घर पे ठहरती, कई दिन तक ठहरती, तो इस दौरान में उसकी और डॉक्टर रेवंत की मुलाकात हुई। 1-2 बार ऐसा भी हुआ, कुछ दांतों की समस्या आई, हर्षिता उनके क्लिनिक पे गई, दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जान पहचान हुई, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गया। अब दोनों प्यार करने लगे। ये बात इधर हर्षिता के पति को पता चल गई। अब वो उधर लड़ाई शुरू हो गई। इधर इन दोनों के इन रिश्तों के बाद कविता को भी पता चल गई, डॉक्टर रेवंत की वाइफ को। अब इन दोनों में झगड़ा होने लगा और इसी झगड़े के दौरान इन चीज़ों से निकलने के लिए डॉक्टर रेवंत ने 17 फरवरी को अपने ही हाथों अपनी बीवी का खून कर दिया और ये दिखाया कि किसी ने लूटपाट के इरादे से घर में कत्ल किया। फिर सवाल ये कि जब उन्होंने चाकू से खून किया तो फिर इंजेक्शन क्यों लगाया? तो उसका जो जवाब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दिया वो ये दिया कि जिस जगह पे इंजेक्शन और जैसे लगाया गया और जो एनेस्थीसिया का और जिस टाइम पे दिया गया, ये एक प्रोफेशनल को इसकी जानकारी होती है, वही कर सकता। और इसकी सिर्फ वजह एक थी लगाने की कि चूँकि उसने गला काटा तो ब्लड फैल सकता था, बहता। इसके लगाने से खून का बहुत ज़्यादा निकलना कम हो गया, तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक खून न फैले, उसके लिए डॉक्टर ने ये प्लान करके पूरा इंजेक्शन लगाया था। सारी चीज़ें कर ली,
लेकिन वो मार खा गए कुछ चीज़ों से। पहली कि सीसीटीवी कैमरा जिसमें उस घर के अंदर आता जाता कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी, मोबाइल के कॉल डिटेल। तीसरी, उनके अपने बेटे की गवाही कि जो शख्स कभी स्कूल नहीं गया अपने बेटे को लेने उसी तारीख में क्यों जा रहा है। तीसरी कि जिस वक्त सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाया गया कि ये घर के अंदर थे, वही टाइमिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कविता की मौत का भी दिखा रहा था और कोई तीसरा शख्स था नहीं। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी और पुलिस को ऑलरेडी, चिकमंगलुरु पुलिस को ये शक हो गया था। शक क्या यकीन में बदल चुका था। वो सिर्फ पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ के बाद जब 21 तारीख को पूछताछ हुई, 21 फरवरी को, तो डॉक्टर साहब को जब अगले दिन बुलाया गया तो उन्हें यकीन हो गया था कि अब उनका बचना मुश्किल है। पुलिस उन्हें उनकी ही बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेगी। इस चीज़ से वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद हर्षिता को फ़ोन किया और कहा कि हमारा भेद खुल चुका है और मैंने अपनी बीवी को मारा है, ये बात अब पुलिस तक पहुंच गई है और इसलिए मैं अब अपनी जान दे रहा हूं। और ये कहकर आखिरी कॉल ट्रेन के आगे कूद गए। अब इधर हर्षिता को ये बात पता चल गई। इस दौरान में आखिरी कॉल देखकर चिकमंगलुरु पुलिस ने हर्षिता के नंबर पर कॉल करना शुरू कर दिया। उसने जब कॉल करना शुरू किया तो हर्षिता को लग गया कि एक तो कविता की मौत, अब उसके साथ डॉक्टर रेवंत का रिश्ता, डॉक्टर रेवंत की खुदकुशी, उसके साथ उसका रिश्ता, अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी। फिर उसे लगा कि सारे रिश्ते और सारी चीज़ें आम हो जाएंगी, खुल जाएंगी। हर्षिता घबरा गई और उसने रात करीब 12:30 बजे, उसी दिन जिस शाम को डॉक्टर रेवंत की मौत हुई खुदकुशी की, उसके अगले कुछ घंटे के बाद हर्षिता ने भी गले में फंदा डालकर अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। और इस तरीके से एक कत्ल ने 3 लोगों की कुल जान ली। डॉक्टर कविता का कत्ल हुआ, लेकिन कातिल डॉक्टर रेवंत, खुदकुशी, जिसकी वजह से जिस रिश्ते की जड़ में ये सारी चीज़ें हुई, उस हर्षिता ने भी की खुदकुशी। तो ये कहानी बेंगलोर की। अब इसमें कुल मिलाकर ये है कि कत्ल तो हुआ, लेकिन इससे पहले कि कातिल को पुलिस पकड़ पाती, उसने खुद अपनी जान ले ली। जिस कातिल के साथ जो मोटिव और सारे बाकी चीज़ें थी उस तक पुलिस पहुंचती और उससे कुछ बयान दर्ज करती और नए खुलासे करती, उसने भी अपनी जान दे दी। तो कविता के कत्ल का केस बिना किसी आरोपी के गिरफ्तारी, बिना किसी मुकदमे, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी ट्रायल के हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं। कविता का कत्ल हुआ, कातिल ने अपनी जान दे दी, कातिल की जो सहयोगी है उसने भी अपनी जान दे दी, तो इसमें अब कोई आरोपी नहीं है। इसीलिए ये केस क्लोज हो गया। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे